वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता काल की आर्थिक स्थिति या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था। अगर इसी को हम अंग्रेजी में कहें तो इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, मगर वह सभ्यता ग्राम्य क्षेत्रों पर निर्भर थी, यानी कि कृषि के पैदावारों पर निर्भर थी। नगर होने के कारण वाणिज्य और व्यापार भी करते थे। तो इनके अध्ययन हम आज करेंगे। इस संदर्भ में अध्ययन के लिए हम इसे 4 सेगमेंट से बांटते हैं। पहला एग्रीकल्चर यानी कृषि, दूसरा पशुपालन एवं शिकार एनिमल हस्बेंड्री एंड हंटिंग, तीसरा क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन जो कारीगर होते थे और उनकी कारीगरी, उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। और अंत में ट्रेड एंड कॉमर्स वाणिज्य एवं व्यापार, इस संदर्भ में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। हालांकि डायरेक्ट एविडेंस हमें कृषि करने के नहीं मिले हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंसेस के आधार पर, अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि का कार्य करते थे। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। फिर उस वक्त ऐसा माना जाता है कि वेदर इतना शुष्क नहीं रहा होगा, वर्षा होती होगी और इसके बारिश के पानी से सिंचाई का कार्य करते थे। लेकिन वो सिंचाई के लिए नदियों के पानी का भी प्रयोग करते थे, जिसके बारे में हम आगे प्रयोग करेंगे, या वर्षा के जल का संरक्षण करते थे, जो हम धोलावीरा के संदर्भ में देखेंगे। कृषि के लिए संभवतः हलों का प्रयोग करते थे। ये हल लकड़ी के बने होते थे, लेकिन चूंकि लोहे का आविष्कार उस वक्त हुआ नहीं था और ये लकड़ी के हल उन्हीं स्थानों पर चल सकते थे जहां की मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त न हो, यानी कि नदी के आसपास के क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता हो। लेकिन एक लंबे अंतराल के कारण लकड़ी पुरादे में परिणत हो गई और हलों के कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले हैं। हाँ, बानावली से हमें एक पकी मिट्टी के हल का प्रमाण मिला है। तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि लकड़ी के कारण नष्ट हो गए होंगे, और चूंकि एक टेराकोटा का कपड़ा मिला है, यानी कि एक उसका रेप्लिका मिला है हलों का, इससे अनुमान किया जा सकता है कि वो हलों का प्रयोग करते होंगे। सिंधु नदी जिसके किनारे मोहनजोदड़ो बचा हुआ है, हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है, कालीबंगा जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इन तमाम क्षेत्रों पर इन नदियों के पानी का वो कृषि के कार्य में प्रयोग करते होंगे, सिंचाई के लिए प्रयोग करते होंगे। धोलावीरा में ऐसा माना जा रहा है कि इतने सारे जलाशय, बड़े बड़े जलाशय, साउदर्न सीरीज ऑफ रिजर्वायर, ईस्टर्न रिजर्वायर और फिर वेस्टर्न साइड जहाँ भी पूरी तरह खुदाई हो नहीं पाई वहाँ पर जो रिजर्वायर पाए गए हैं,
तो इनका प्रयोग वो जरूर किसी कार्य में भी करते होंगे। इनकी उपज क्या रही होगी? ऐसा माना जाता है कि वो चावल उपजाते होंगे, जौ उपजाते होंगे। लोथल से बर्न चंक क्ले यानी कि चावल के दाने के जले हुए प्रमाण हमें मिले हैं। और हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से जो बड़े बड़े ग्रैनरी यानी अन्नागार मिले हैं, इस चीज को यह स्पष्ट करते हैं कि वहां पर अनाज जो पैदा होता था उनका संग्रहण किया जाता था। फिर लोथल से वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, उन चबूतरों के पास में अन्न के दानों के भी प्रमाण मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चबूतरों पर पटक कर करके बालियों से अन्न के दानों को निकाला जाता था और फिर उनका संग्रहण किया जाता। तो यह स्पष्ट है कि वो कृषि कार्य करते होंगे, संभवतः बैलों का प्रयोग करते होंगे जो कालांतर में हुआ होगा। लेकिन ये एक अंदाज है और इस तरह से कृषि के प्रमाण हम इनडायरेक्ट रूप में पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पशुपालन। अधिकांश पशुओं के हमें मृण मूर्तियां यानी टेराकोटा फिगर्स मिले हैं। बहुत से पशुओं की हड्डियां मिली हैं। ये माना जाता है ये पालतू पशु रहे होंगे। इन पशुओं में जो पालतू बनाए जाते थे, सूअर, कुत्ते, बैल, सांड तो चार्जिंग बुल्स तो अनगिनत संख्या में मिले हैं। और ये पशु के इन पशुओं के अलावा मुर्गियां के या मुर्गे के हड्डियों के प्रमाण रहे जो घर के आसपास संभव थे, इनके वो भोजन भी करते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि सुरपोतदा से जेपी जिसने ऊपरी स्तर से यानी जब सिंधु घाटी समाप्त हो रही थी वहां पर एक घोड़े के टेराकोटा फिगर्स मिला है। हाँ, जंगली जानवरों के बारे में अगर देखते हैं तो कई प्रकार के जंगली जानवर से परिचित थे, जिसके हमें मुहरे मिले हैं। मैं क्षमा कीजिएगा, जिसका अंकन मुहरों पर मिला है, जैसे गैंडा, बाघ, चीता, भालू, बंदर। बंदरों के तो टेराकोटा फिगर्स भी मिले हैं, यानी मृण मूर्ति के जो बने हुए बंदर पाए गए हैं। भालू के भी, चीते के भी इनके मिले हैं। तो इनसे समझा जाता है कि वो जंगली जानवर से परिचित होंगे, कुछ जानवरों के शिकार भी करते होंगे। गैंडा जो सिंगल हॉर्न राइनोसेरस कहलाता है, गैंडे के भी अंकन उनके मुहरों पर मिला है। बाघ, चीते, इनका भी अंकन मिला है। चिड़ियों के मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। पिंजड़े के अंदर बंद चिड़ियां भी मिले हैं। तो संभवतः कुछ चिड़ियों को पालते भी रहे होंगे और पशुओं का शिकार। मछली के कांटे मिले हैं। मछली पकड़ने की बंसी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नदी क्षेत्र से जुड़े हुए या नदी के समीपवर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए स्थल थे वहां से मिला है, यानी कि वो मछली मार के खाते भी होंगे। अब आइए उनके कारीगरी के बारे में जानते हैं। क्राफ्ट्समैन में सबसे महत्वपूर्ण आम आता है कुंभकार का, पॉटर्स। अनगिनत संख्या में मटके पाए गए हैं, बड़े बड़े जार पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता परफोरेटेड जार्स, यानी कि जब कुछ ऐसे चीज रखे जाते थे जो कि खाने के होते थे, उनको हवा लगने की जरूरत है, तो परफोरेटेड जार्स भी कर सकते थे। और उन कुछ जार ऐसे बनाए जाते कि धुआं निकल करके शायद सुगंधित भी करने के लिए या
मच्छरों को भगाने के लिए इस तरह के बर्तन मिले हैं जिससे कि धुआं उनके जो होल बने होते थे, जो सुराख बनते थे, उनसे बाहर निकलता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बर्तन जो भोजन करने के प्रयोग में किए जाते थे, खाना बनाने के प्रयोग किए जाते थे, उनका आप अंकन देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह के बड़े छोटे इस तरह के डिश ऑन स्टैंड भी हमें मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते थे। स्मिथ यानी कि धातु के कार्य करने वाले, उनका काफी महत्व था। कांसा के मूर्तियां, कांसे के बर्तन, कांसे के अस्त्र शस्त्र, इन सब का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलना कि कांस्य निर्माण कार्य में वे सिद्धहस्त हो चुके थे। यहां तक कि अस्त्र शस्त्र, फरसा, बर्छा, खंजर, गंडासा, सीकल, दराती, ये तमाम चीजें जो अस्त्र और शस्त्र के रूप में काम किए जाते थे। वाणाग्र, कॉपर के बने हुए, तांबे के बने हुए, कांसे के बने हुए वाणाग्र तक हमें मिले हैं। यानी कि कांस्य निर्माण कला में धातु को गला करके बनाने की कला में वो पूर्ण निपुण हो चुके थे। यही वजह है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। उस काल में बढ़ई का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि बढ़ई होते थे जो बैलगाड़ी बनाते थे। क्योंकि हमें खिलौने के रूप में कई बैलगाड़ियां मिली हैं, इससे निसंदेह रूप से बैलगाड़ी का निर्माण करते होंगे। और यही बैलगाड़ी कार्य वाणिज्य और व्यापार में भी, एक दूसरे से ट्रांसपोर्टेशन में भी ये काम आता रहा होगा। इसके अलावा घोड़ों के दरवाजा बनाने और शायद हल बनाने में इन सब का बढ़ई का एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। तो हम देखते हैं कि कारीगरों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम देखते हैं कि बुनकर भी उस काल में हुआ करते थे, ताकि बुनकर का काम दो तरह के होते हैं। एक चटाई का निर्माण करने के लिए, दूसरा कपड़ों का निर्माण करने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से हमने देखा है कि कपड़ों का निर्माण हुआ है और एक व्यक्ति जो त्रिपोलिया वस्त्र धारण किए हुए है और उसका अंकन होता है प्रिंट मूर्तियों के माध्यम से होता है। यानी डिजाइनदार बनते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। पकी मिट्टी के कांटे, सिलाई के कांटे, पकी मिट्टी के साथ साथ पशुओं के हड्डियों के बने हुए कांटे, यानी कि इन कांटों की मदद से वे गर्म और सूती कपड़े दोनों का निर्माण करते होंगे। सूत की कताई के लिए एक तकली का भी प्रयोग किया जाता था। जो इस तरह का होता था और सूत के कारण ये ऐसे घुमा घुमा करके, जो कॉटन को घुमा घुमा करके सूत बनाया जाता था, कि इसे तकली कहते हैं। या स्पिनिंग व्हील का प्रारंभिक रूप जो था, इस तरह की तकलियां काफी पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता से। यानी सूत के निर्माण में वे सिद्धहस्त हो चुके थे और इससे कपड़ों का निर्माण होता था। जैसा कि मैंने बताया, ऊनी और सूती दोनों वस्त्र होते थे और डिजाइनदार वस्त्रों का भी निर्माण होता था। आप देख सकते हैं इस जगह पर कि किस तरह से ये वस्त्र बने हैं। त्रिफोलिया डिजाइन ये व्यक्ति ओढ़े हुए शॉल का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पहलुओं को देखा। अब आखिरी पहलू हम देखते हैं वाणिज्य और व्यापार, जो कि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वाणिज्य और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और इसका नगर के कारण या वाणिज्य और व्यापार में वो अपने काफी दूर दूर तक रखते थे। व्यापार दो तरह से किया करते थे।
पहला था आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड, जो लैंड रूट से होता था और रिवर रूट से होता था। नदियों के माध्यम से व्यापार नाव के द्वारा होते थे और लैंड रूट से बैलगाड़ियों के माध्यम से होते थे, या पैदल भी थोड़ा बहुत आसपास के बाजारों में जाते होंगे। वो करते क्या थे, वो ग्रेन्स, अनाज बेचते थे, हाथ की बनी हुई चीजें बेचते थे, और जो इंटरनल व्यापार होता था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ वो पॉटरीज का या स्वर्ण के या मनगों का, इन सब चीजों का व्यापार करते थे। विदेशी व्यापार के संदर्भ में पाते हैं कि यह विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग के माध्यम से होता था, यानी कि समुद्र के द्वारा वो पश्चिमी एशिया के देशों के साथ में, ईरान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में इस समुद्री मार्ग के द्वारा यहाँ से जाते होंगे, और निसंदेह यह नाव के माध्यम से ही होता रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि इनका व्यापार मेसोपोटामिया, बहरीन जो कि अरब सागर में वहां होता, और ईरान के साथ होता रहा होगा। एक मुहर मिली है मेसोपोटामिया में, और वहां के साहित्यिक स्रोतों से भी पता लगता है कि उनका व्यापार भारत के उस क्षेत्र से होता है जिसे हम मेलुहा कहते हैं, और मेलुहा की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु तट पर बसे हुए नगरों से करते हैं, पश्चिमी तट पर बसे हुए नगरों से करते हैं। और फिर इसके साथ साथ दो और टर्म मिलते हैं, उन जो मेसोपोटामिया जिसकी पहचान होती है, और दिलमुन या तिलमुन जिसकी पहचान बहरीन से होती है, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित था। अब इनका वाणिज्य व्यापार होता क्या था, इस पर अगर हम दृष्टिगोचर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो ये वाणिज्य व्यापार के आइटम में हम कुछ निर्यात भी करते थे और कुछ हम निर्यात भी करते थे और कुछ आयात भी करते थे। जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स था उसकी एक लिस्ट तैयार की है। यहाँ पर सिल्वर जो था, चांदी, ये अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना साइबेरिया से, ऑक्सस के क्षेत्र से है। ऑक्सस अफगानिस्तान के समीपवर्ती क्षेत्र में बढ़ती है, सेंट्रल एशिया के पास में। और साउथ इंडिया या दक्षिण भारत, आज भी सोना दक्षिण भारत से पाया जाता है। पोलार के खानों में सोना पाया तो वहां से लाते थे। लेड अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से आता था। टर्क्वाइज सोवियत सेंट्रल एशिया, जो सोवियत रूस का जो सेंट्रल एशिया दक्षिणी वाला क्षेत्र था, वहां से टर्क्वाइज आता था। लेपिस लजुली, जो कि गुलाबी रंग का पत्थर होता है, लेपिस लजुली, वह बदख्शां से आता था। इसी प्रकार लेपिस नीले रंग का पत्थर होता है, कार्नेलियन गुलाबी रंग का होता है। लेपिस लजुली ये बदख्शां से आता था। अलाबेस्टर शहरे सोख्ता से आता था, और उसको काट कर तराश करके बड़े सुंदर सुंदर मनके बनाए जाते थे। जेड सेंट्रल एशिया से आता था। इसके अलावा जैस्पर, कार्नेलियन, ये तमाम पत्थर भारत में ही पाए जाते थे, और इनका प्रयोग करके वो सुंदर सुंदर मनके बीड्स बनाते थे। वैरायटी ऑफ बीड्स और ऑर्नामेंट्स बनाया जाता था। आप देख सकते हैं, एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न प्रकार के मनकों के द्वारा ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, और ये भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। एक और उदाहरण में आपको दिखा सकते हैं। ये स्वर्ण निर्मित है। ये आभूषण इंडस सिविलाइजेशन से नेकलेस का उदाहरण है। ये पाया गया है नेकलेस से बांध करके। यह राष्ट्रीय संग्रहालय में आज भी देखा ऐसा संरक्षित है, इसे हम देख सकते हैं। तो सोने के कारक, जैसा कि
हमने देखा था जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के ऑर्नामेंट्स के बारे में कहा गया है कि ये ऑर्नामेंट्स ऐसे प्रतीत होते हैं, इतने सुंदर बन पड़े हैं, इतने मॉडर्न लगते हैं, लगता है कि इंग्लैंड के लंदन के बॉन्ड डिस्ट्रिक्ट में आधुनिक काल में निर्मित किए गए हैं। तो इस प्रकार हम ऑर्नामेंट्स के बारे में भी देखते हैं। फिर हम पाते हैं कि उनकी माप और तौल की क्या चीज़ें हैं। उनके जो अनुपात पाए गए हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस अनुपात में उनके वेट्स पाए गए हैं। हालांकि तराजू नहीं मिला है, लेकिन ये पत्थरों के बने हुए वेट्स जो पाए गए हैं, इससे पता लगता है कि उनको इन चीज़ों का ज्ञान था, वेट एंड मेजरमेंट। फिर लोथल से हमें एक स्केल पाया गया है, यानी कि मापने का उनके पास ज्ञान था, पैमाना था। और इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रमाणों के आधार पर मिलता है। लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, क्योंकि उनकी जो लिपि है, जिसको हम बोस्त्राफेदन कहते हैं, जो दाहिने से बाएं से लिखी जाती है, उनकी लिपि चित्रात्मक लिपि थी, ऐसा माना जाता है। वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, वरना हम पूरा क्लियर पिक्चर पाते हैं उनके हर तमाम चीज़ों को, या आर्थिक हो या राजनीतिक हो या उनकी नगर व्यवस्था हो। तो आज इतना ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। धन्यवाद।